सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एनालिटिक पोस्ट। और आज हम चर्चा करेंगे अपने द सीरीज कार्यक्रम को लेकर। और द सीरीज कार्यक्रम में हमने आज का विषय रखा है अफगान तालिबान। अफगानिस्तान में वर्तमान में जो तालिबान शासन है उसको और वहाँ की अभी जो वर्तमान की हालात है वहाँ पर चर्चा करेंगे, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मध्य पाक पूर्व के अफगान पाक के जानकार मनीष राय जी और हैं। और मनीष राय जी व्यूज अराउंड के एडिटर हैं और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और मनीष राय जी 3 बार अफगानिस्तान की यात्रा कर चुके हैं। ये सीरियन युद्ध के समय भी वहाँ पे ये रिपोर्टिंग करने गए थे। खाड़ी देशों और यहाँ के जो गल्फ कंट्री हैं उनके विषय में इनको बहुत अच्छी महारत हासिल है। तो आइए चर्चा करते हैं हम मनीष राय जी के साथ। तो मनीष राय जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। जी नमस्कार, धन्यवाद जी। जी मनीष राय जी, अभी हाल ही में हम देखते हैं अफगानिस्तान में अभी तालिबान शासन आने के बाद वहाँ पे अमेरिकी ट्रूप्स की वापसी हुई और वहाँ पे तालिबान शासन आया। और तालिबान शासन के आने के बाद वहाँ पे आप देखेंगे तो तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान में शरिया कानूनों की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन तालिबान ने एक और वहाँ पे एक नई अपनी कहेंगे कि उसको पॉलिसी लागू की जिसमें लड़कियों की शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया। तो आप देखें हम देखते हैं कि भाई तालिबान शासन शरिया को मानता है, ठीक है। लेकिन जो खाड़ी देश हैं वहां पे तो शुद्ध रूप से शरिया लागू है। और वहां पे शुद्ध रूप से शरिया लागू होने के बाद भी वहां पे लड़कियों को छूट दी जा रही है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं वहां पे? क्या तालिबान के शासन का जो शरिया कानून है वो और वहां के मामलों में ये कैसे भिन्न देखते हैं आप? जी, एक तो धन्यवाद आपका, आपने दोबारा से अपनी सीरीज में मुझे जी। बुलाया। जी। हाँ, ये जो अभी हाल फिलहाल में दिसंबर में जो हुआ कि तालिबान ने यूनिवर्सिटीज पे और उच्च शिक्षा पे, मतलब हम्म। ईयर 6 के बाद, छठी क्लास के बाद से जो लड़कियां हैं वो आगे पढ़ाई हाँ। नहीं कर सकती, वो प्रतिबंध लगाया पूर्ण रूप से। तो देखिए, कहा तो यही उन्होंने कि भाई ये शरिया के अनुसार उन्होंने ये कार्य किया है, पर जहां तक इस्लाम का जो भी मत है, मतलब स्कूल ऑफ थॉट रहा है इस्लाम जी। का, किसी में भी एजुकेशन को महिलाओं के लिए, खवातीनों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध किसी ने भी नहीं किया है। अगर आप देखें, मतलब तालिबान अगर शरिया की बात करता है तो तालिबान कुरान को तो मानता ही होगा। हम ये उम्मीद तो की जा सकती है। जी। अगर वो कुरान को मानते हैं तो कुरान का जो पहला शब्द है, फर्स्ट जिससे शुरू होती है कुरान, जी। उस वो पहला शब्द है इकरा। हम्म। इकरा का शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ो। तो जब जिस किताब का शुरुआत ही इस शब्द से हो रही है कि वो अपने अनुयायियों को कह रहे हैं कि भाई आप पढ़ो। पढ़िए, हम्म। तो वो किसी भी तरह की जो महिला शिक्षा है उसको प्रतिबंध कैसे कर सकते हैं। और अगर आप दूसरा देखें, जहां तक खाड़ी देश हैं, जहाँ पे पूर्ण रूप से शरिया लागू है, वहां पर भी हायर एजुकेशन के लिए तो बकायदा सब्सिडी दी जाती है महिलाओं को। मतलब फीस बहुत ही कम ली जाती है, ये पूर्ण माफी की जाती है। और ऐसे ही कई हदीस हैं जिसमें केवल इसको परमिट नहीं किया गया, बकायदा इनकरेज किया गया है महिला शिक्षा को। अगर आप देखें, जो हदीस है साहिल अल बुखारी, उसमें हम्म। वॉल्यूम नंबर 3 में आ, पेज नंबर 723 पे है। उसमें हम्म। जो शूरा लिखी है उसमें बकायदा ये लिखा है, मैं उसका हिंदी में आपको तर्जुमा बता देता हूँ जी। कि अगर आपके पास कोई गुलाम लड़की भी है जो आपको माले गनीमत में या उसमें मिली है, अगर आप उसको भी अच्छी शिक्षा देते हैं या अच्छी तरबियत देते हैं तो आपको उसका भी सवाब मिलेगा। तो एक गुलाम जो महिला है उसके लिए भी कुरान में ये कहा गया है, या सुन्नत में या शरिया में, जी। कि भाई आप उनको भी पढ़ाइए। अच्छा। तो एक मुस्लिम जो है हम्म। महिला, हम्म। उनको इस तरह से
कैसे प्रतिबंध किया जा सकता है। तो ये जो तालिबान ने किया है, और खास अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब ये प्रतिबंध आया था तो मैंने दारुल उलूम देवबंद जो है भारत में, जी जी उनसे संपर्क साधा था और उनसे निवेदन किया था कि वो इस मसले के ऊपर जो है वो अपनी राय दें, और कि ये जो महिला शिक्षा पे, एक तो महिला शिक्षा जो है उसकी इजाजत है कि नहीं शरिया में, एक वो इस पे प्रकाश डालें, और अगर उसकी गुंजाइश है तो जो तालिबान ने किया है उसकी वो निंदा करते हैं कि नहीं, या उस पे कोई फतवा देंगे कि नहीं। तो अभी मैं काफी मतलब 2-3 हफ्ते हो गए, पर अभी भी मैं दारुल उलूम देवबंद से जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। तो हमने बाद में भी कई बार अभी संपर्क करने की कोशिश की है, कॉल्स किए हैं और जी। ईमेल्स। तो हमें यही कहा जा रहा है कि भाई अभी रुकें आप, इस पे हम जवाब देंगे, तो देखिए क्या होता है। अब ये जो इन लोगों ने महिला शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, तो देखिए, इसका शरिया से कोई खास लेना देना नहीं है। तालिबान के साथ एक दिक्कत हमेशा से रही है, कि ये जो पश्तूनावली होती है, जो इनका हम्म। ट्राइबल कोड ऑफ कंडक्ट है पश्तून्स का, पश्तूनावली, उसको ये लोग शरिया के साथ घटमट करते हैं। शरिया जो है वो सारी उम्मा के लिए बनाई गई है, सारे जमानों के लिए बनाई गई है। और जो पश्तून कोड ऑफ कंडक्ट है, पश्तूनावली, उसको आप शरिया में नहीं मिला सकते। शरिया में अगर आप किसी भी तरह की मिलावट करते हैं तो आप हराम काम ही कर रहे हैं। तो तालिबान के साथ हमेशा दिक्कत ये रही है कि वो जो पश्तून तौर तरीके हैं, जी। उनको वो शरिया के नाम पे पूरी अफगान आबादी के ऊपर थोपना चाहते मतलब हैं। नाफिज करने की थोपना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मनीष राय जी, ये जो तालिबान है, इनकी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, और ये मूल रूप से संगठनात्मक रूप से ये कैसे उभरे, इसके ऊपर थोड़ा हाँ प्रकाश हाँ डालिए जी। हमारे दर्शकों के सामने। जरूर, इस पे मैं बात करूंगा, पर इसमें एक पहले वाले प्रश्न में मैं एक चीज और थोड़ा सा जी 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 ऐड बिल्कुल। करना चाहूंगा कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो प्रथम धर्म पत्नी थी, हाँ। बीबी खदीजा, और उनकी जी। जो सबसे आखिरी बीवी थी बीबी आयशा, आयशा। ये दोनों पढ़ी लिखी महिलाएं थीं। बीबी खदीजा जो थी बड़ी अच्छी हम्म। बिजनेस वुमेन थी अच्छा। और पढ़ी लिखी महिला थी। उसी तरह बीबी आयशा भी जो थी वो इस्लामिक मामलों की भी बड़ी अच्छी जानकार थी, स्कॉलर तक थी। तो अगर ये शरिया में इसकी गुंजाइश नहीं होती तो पैगंबर मोहम्मद साहब भी इस चीज़ की इजाज़त तो नहीं देते। तो मैं ये पहले प्रश्न में थोड़ा ऐड करना चाह अच्छा रहा था। तो अच्छा, अब दूसरे। जी, इस जी जी आपके ने जो बताया, आयशा जो थे, ये मोहम्मद साहब के जो दूसरी जो धर्मपत्नी थी उनकी, तो ये भी पढ़े जी लिखे थे, और उनकी जो पहली धर्मपत्नी थी वो भी पढ़ी लिखी थी, तो इसमें तो इस्लाम जी में बिल्कुल कहीं महिला शिक्षाओं को दूर करने का मामला उठता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और जो पहली इस्लाम में जो पहले मुसलमान बनी हैं, सब फर्स्ट मुस्लिम जो हैं, अच्छा। वो बीबी खदीजा ही हैं। जी। जब पैगंबर मोहम्मद अपनी रिवोल्यूशन के बाद मक्का की पहाड़ियों से आए और उन्होंने जो सबसे पहला मुस्लिम बनाया है दुनिया में, तो वो बीबी खदीजा एक महिला को ही अच्छा, बनाया। महिला को तो बनाया। सारी मालूमात और जो आसमानी किताब थी वो पहले उन्हीं को ना दी गई है, उसी के बारे में उनको जानकारी दी गई है। तो आ, मतलब यही है कि मेरा कहने का मतलब कि शरिया में और सुन्नत में कहीं पर भी इसका कहीं भी कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, जहाँ पर शरिया जो काफी कंजर्वेटिव सोसाइटी है वहाँ पे ड्रेस कोड हैं, लड़का लड़की जो है वो साथ हम्म। में अध्ययन नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, वो सब अलग बात है। पर किसी को एकदम से शिक्षा से विहीन करना, ये कहीं भी ये इस्लामिक नहीं है। सऊदी भी ज्यादातर एक कट्टर सुन्नी वहाबी मुल्क है, और वहाँ भी उसकी जी मेरे हिसाब से राष्ट्रीय विचारधारा भी वहाबी है। तो वो भी कई तरीके से महिलाओं को छूट दे रहा है, चाहे अभी अपन हम न्यूज में कई बार आता है कि भाई ये ड्राइविंग में महिलाओं को छूट दे रहे हैं, कई चीजों में, और पढ़ाई में, और कई चीजों में अपन देखते हैं वहां पे महिलाओं को खुले तौर पर बहुत अधिक छूट दी जा रही है। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब से मोहम्मद बिन सलमान आए हाँ। हैं सऊदी अरब में,
वहाँ पे काफी जो हैं उदारवादी निर्णय लिए गए हम्म। हैं, जैसे महिलाओं को आप जैसे बता रहे थे कि ड्राइविंग जी का जी जी अधिकार जी। देना, और जो मनोरंजन के भी कई साधन हैं हाँ जो अब अलाउ हाँ किए गए हैं। हाँ। तो ये एक परिवर्तन तो सऊदी अरब में आ रहा है। पर लगता है शायद तालिबान जो है वो समय उनके लिए समय ठहर गया है, वो अपनी अच्छा। एक सोच से एक उससे बाहर नहीं आना बाहर चाहते। नहीं आ पा रहे। बिल्कुल। चलिए मनीष जी, आप आपने जो हाँ देवबंदों से पूछा है, देवबंदियों से, उसके जी जवाब का इंतजार करेंगे हम। और जब बिल्कुल आपको बिल्कुल। जवाब मिल हमारा जब आप आपको जब जवाब मिल जाए तो हमारे उनको एक बार जरूर हमारे दर्शकों के सामने बताइएगा उस समय। चलो उनका इंतजार हाँ करते हैं। जरूर, जरूर उस पे हम लोग जैसे ही हमें जवाब मिलता है जी। उसके बाद हम तालिबान के साथ भी संपर्क करेंगे और उनको इस विषय में बताएंगे कि भाई दारुल उलूम देवबंद ये कहता है, तो अगर आप इस पे तो जरूर मैं हम्म। आपके साथ जी वो। ये चीज शेयर करूंगा हाँ कि जी हमारा आउटकम क्या रहा दारुल उलूम देवबंद के साथ। जी। हमारा ये दूसरा अच्छा हाँ, प्रश्न तो जो जी। दूसरा क्वेश्चन था दूसरा प्रश्न आपका था जी, वैचारिक पृष्ठभूमि और इसके संगठनात्मक रूप से ये कैसे। कि वे, हाँ हाँ। जी जी। तो वैचारिक पृष्ठभूमि जो तालिबान की है वो वही है जैसे हम एक बार चर्चा कर रहे थे जो तहरीक तालिबान हम्म। पाकिस्तान की है। आ, जैसे सुन्नी इस्लाम में चार बड़े मतलब स्कूल ऑफ थॉट हैं। जी आ, हनाफी, हनबली, मलीकी, आ, एक और मेरे ध्यान में नहीं आ रहा अभी। जी। तो ये हनाफी स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं, और अच्छा। उसमें भी देवबंदी। हम्म ये तो इनकी एक धार्मिक विचारधारा है। और ज़्यादातर जो ये लोग अपनी गाइडेंस लेते हैं, और जो मतलब इस्लामिक मामलों में वो दारुल उलूम हक्कानिया, अकोरा कटक, हम्म। जी, पाकिस्तान में। वो जी बिल्कुल, हम्म वो दारुल उलूम देवबंद की ही एक शाखा है जो मतलब जो आज़ादी से पहले वहाँ पे आज़ादी के समय वहाँ पे चले गए और वहाँ जाके उन्होंने दारुल उलूम हक्कानिया की स्थापना की। तो ज़्यादातर जो तालिबान का नेतृत्व है वो वहीं से पढ़ा हुआ है, और अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि और वैचारिक विचारधारा और वो वहीं से इंस्पायर होते हैं। और हाँ, जैसे संगठन के रूप में अगर तालिबान की आप उत्पत्ति को देखिए कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशनल कैसे हम्म आया, क्रिएट हुआ। तो तालिबान, देखिए जब रूस अफगानिस्तान से निकला 89 में, 79 से 89 का जो एटी अफगान नाइन जिहाद चला, तो उसके बाद वहां पे कम्युनिस्ट रिजीम जो थी नजीबुल्लाह गवर्नमेंट, जी। उनको स्थापित करके गए। अब 1992 92 में 1992 में वो गवर्नमेंट भी जो थी वो मतलब सत्ताच्युत हो गई, हटा दी गई। और उसके बाद जो कई सारे मुजाहिदीनों के फैक्शंस थे, मुजाहिदीन। ग्रुप, जी। वो लोग सत्ता के लिए आपस में संघर्षरत हुए, और उससे अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर, मतलब जंगल राज कायम हुआ। तो आम आदमी बड़ा परेशान था उस समय। कहीं पर भी लूटमार हो रही है, कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं है, जो काबुल की सरकार है वहां पता नहीं कौन बैठा है कौन नहीं है। तो आम जनता बड़ी त्रस्त थी। अब इसमें हुआ क्या कि 1994 1994 में सितंबर के लगभग, ये मुल्ला उमर जो थे तालिबान के संगठनात्मक फाउंडर, जी। वो एक मस्जिद में पढ़ाते थे एज अ मुल्ला। तो मैवंद में, कांधार प्रोविंस में मैवंद हम्म जगह है, उसमें तो ये मैवंद पड़ता है जब आप कांधार से लश्करगाह की तरफ जाएंगे। लश्करगाह हेलमंड प्रोविंस जो है, नेबरिंग स्टेट जो है, वो लश्करगाह कैपिटल है हेलमंड की। तो कांधार से अगर आप लश्करगाह पे जाएंगे वो हाईवे पे मैवंद पड़ता है, तो मुल्ला उमर वहाँ पढ़ते थे और पढ़ाते थे। अब वहां पे हुआ क्या कि अब ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने मेरी चर्चा 2014 में जब मैं पहली बार अफगानिस्तान गया था तो वकील अहमद मुत्तावकील साहब से हुई थी, जी। जो तालिबान के पूर्व विदेश मंत्री थे हम्म 1996 से लेकर 2001 तक, पहली बार जब सरकार थी। और मुल्ला उमर के काफी विश्वस्त पात्र थे। उससे पहले वो मुल्ला उमर के पीए भी थे, और उनके छात्र भी थे मुल्ला उमर के। अच्छा। तो ये मैं उनके हवाले से बता रहा हूँ।
तो उन्होंने मतलब मुझे जो बताया कि भाई उत्पत्ति ऐसे हुई कि जो मुल्ला उमर थे उनके पास गांव के लोग आए अपनी शिकायत लेके कि भाई हमारे जो गांव के दो बच्चे हैं उनको एक लोकल कमांडर ने किडनैप करके अपने कैंप में रखा हुआ है और वो उनको छोड़ नहीं रहे हैं। अब मुल्ला उमर ने मतलब अपने छात्रों को संगठित किया। कुछ लोग कहते हैं करीब 50 के लगभग छात्र थे। इनका कहना था कि वो हम करीब 35-36 लोग थे, उसमें ये भी थे वकील अहमद मुत्ता वकील फर्स्ट टाइम। तो इन लोगों ने करीब 35-40 लोगों को इकट्ठा किया। इनके पास 15-16 बंदूकें थी और ये लेके मुल्ला उमर ने उन कमांडर के कैंप पे हमला किया और उनको हरा दिया और उनको सजा के रूप में मृत्युदंड दिया और उन बच्चों को रिहा करवाया। अब इससे क्या हुआ कि आसपास के लोगों में गांव में ये बात चर्चा का विषय बनी, आग की तरह फैली कि ये जो मुल्ला हैं ये भाई लोगों के लिए इंसाफ के लिए लड़ते हैं। मतलब एक वो कहते हैं ना हीरो वर्शिप सी। हीरो हीरो का रूप ले लिया उन्होंने इसमें। हाँ, हीरो वर्शिप भी लोगों में हो गई और जी। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेके और ये सब आने लग गए और धीरे धीरे लोग उनके आसपास जमा भी होने लग गए। इससे तालिबान की एक संगठनात्मक उत्पत्ति हुई और 2 महीने के अंदर ही इन्होंने जो कांधार शहर है कैपिटल, कांधार प्रोविंस की, वहां पे हमला कर दिया और कांधार को इन्होंने टेक ओवर कर लिया। अच्छा। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो अफगान जो पाकिस्तान में शरणार्थी के रूप में रहते थे वहां पे कैंपों में, और वो वहां के जो मदरसों में पढ़ रहे थे, वही दारुल उलूम और जमाते इस्लामी द्वारा चलाए गए मदरसों में जो पढ़ते थे, करीब करीब 10 से 15 हजार छात्रों ने जब मुल्ला उमर को मतलब पाकिस्तान से आके मुल्ला उमर को ज्वाइन किया कि ये जो हैं ये जो हैं शरिया कानून इस्लामिक कानून पूरे अफगानिस्तान में लाएंगे। तो ये साउथ अफगानिस्तान में ये एक फोर्स का रूप लेने लग गई थी धीरे धीरे। अच्छा, अब एक इसमें थोड़ी सी लोग त्रुटि करते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान उस समय तक भी तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा था, वो गुलबुद्दीन हिकमतयार का समर्थन करते थे, हिजबे अच्छा। इस्लामी वाले। तो वहां पे उनके जो पश्तून अलाई थे जी जी। अफगानिस्तान में जी। पाकिस्तान के, वो तालिबान नहीं थे, वो थे गुलबुद्दीन हिकमतयार। अच्छा। ये उन्हीं को मदद करते थे, उन्हीं को असला बारूद देते थे। और तो तालिबान की उत्पत्ति हो गई और तालिबान साउथ अफगानिस्तान में आ, थोड़ा बहुत अपना प्रभाव जमाने लगा और कांधार भी उन्होंने हस्तगत कर लिया। अब इसमें पाकिस्तान ने ये देखा कि और पाकिस्तान के वहां पे क्या होता था कि जैसे अफगान ट्रांजिट रेट के थ्रू पाकिस्तान तक जो थे वो पास होते थे, तो कभी किसी ने उनको लूट लिया या जगह जगह उनसे पैसा लिया जाता था। तो उन्होंने तालिबान से समर्थन की के संपर्क किया कि भाई आप इस विषय पे हमारी मदद करिए और हमारे ट्रक्स के कॉन्वॉयज की रक्षा करिए। ये पहला एक तरह से संपर्क हुआ आधिकारिक तालिबान और पाकिस्तान के बीच में। तो उसके एवज में पाकिस्तान ने उनको कुछ मदद भी मुहैया कराई। तो धीरे धीरे ये लोग आपस में नजदीक आते गए और फिर आगे चल के जो गुलबुद्दीन हिकमतयार को भी पाकिस्तान ने कन्विंस किया कि भाई आप तालिबान के साथ हो जाइए और उनकी मदद करिए। जी। तो ये एक संगठन के रूप में अफगानिस्तान में तालिबान स्थापित हो गया और दक्षिणी अफगानिस्तान से ये इन्होंने अब आगे बढ़ना शुरू किया। और ऐसा नहीं है कि जब इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया इनको कहीं पर भी कोई हार नहीं मिली और ये बस बढ़ते ही गए जैसे अभी 2021 में क्या हुआ वैसे। 1995 में अगर आप देखें नवंबर के मध्य में, जी। हाँ 1995 में इन्होंने कोशिश की काबुल के एकदम मुहाने पे आके, मतलब राजधानी काबुल से बस हम्म। थोड़े से फासले पे कि भाई राजधानी पे हमला करने की कोशिश की। तो उस समय की जो सरकार थी, उस समय के राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी अच्छा। जमीयत के, और रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद, इन लोगों की नॉर्थ फोर्सेस ने पंज स्टेट वाले। हाँ पंजशीर के रहने वाले, पर वो उस समय रक्षा मंत्री थे पूरे अच्छा। अफगानिस्तान के। तो इन लोगों की फोर्सेस ने तालिबान को बुरी तरह से हरा दिया वहां पे और तालिबान पीछे हटा।
और जाते जाते उन्होंने काबुल के ऊपर बमबारी की, रॉकेट फायर किए, उससे शहर का भी काफी नुकसान हुआ। पर वो 1995 में इस प्रयास में बुरी तरह विफल हुआ तालिबान की, मतलब राजधानी को लेने में। अब लेकिन अब अगले साल 1996 में ही उन्होंने पूरी ताकत से अपनी सारी फोर्सेस को इकट्ठा करके, क्योंकि अब उन्होंने बाकी जगह से लड़ाई बंद करके अब ये सोचा कि सीधा राजधानी पे कब्जा करेंगे, तब अहमद शाह मसूद ने 1996 में ये फैसला लिया कि भाई हम काबुल को छोड़ के अपनी जो भी फोर्सेस या हमारे पास जो भी रिसोर्सेज बचे हैं उनको हम पंजशीर में स्थापित करेंगे और वहां से अपनी लड़ाई शुरू करेंगे। तो उन्होंने राजधानी को छोड़ दिया और इस तरह काबुल जो था 1996 में राजधानी काबुल को लेने के बाद से अपना मतलब शासन जो है इस्लामिक एमिरेट घोषित करने में सफल हुआ। और वो करीब करीब 85 से 90% अफगानिस्तान पे राज करता रहा। 10 से 15% का जो एरिया था वो हमेशा अहमद शाह मसूद ने और नॉर्दर्न अलायंस ने अपने हस्त उसमें प्रभाव में रखा, वो तालिबान के पास कभी गया नहीं। तो ये एक तरह की इनकी संगठन की उत्पत्ति थी। जी। ये अहमद शाह मसूद वाला ये जो नॉर्दर्न अलायंस था, इसने जी। बाद में कई प्रयास भी किए इन अफगान तालिबान के खिलाफ उस समय कार्रवाइयों में, अमेरिकी साथ, बाद में 2001 के बाद। नहीं, देखिए 2001 के बाद तो स्थिति एकदम बदल गई ना, क्योंकि अमेरिका ने अपनी फौजों को अच्छा। तुरंत तो उस पे भेजा नहीं जमीन पे। उन्होंने एयर सपोर्ट दिया, आर्म्स का सपोर्ट दिया, और नॉर्दर्न अलायंस के जो कमांडर थे, अहमद जी। शाह मसूद तो उस समय तक हाँ, नहीं मृत्यु थे। हो गई थी उनकी। जैसे अब्दुल रशीद दोस्तम, अता मोहम्मद नूर, और मार्शल फहीम, इस तरह के जो भी नॉर्थर्न अलायंस के इंपॉर्टेंट कमांडर्स हैं उनको मदद दी गई और उनसे कहा गया कि भाई आप जो है अपने एरिया से आगे बढ़ के तालिबान को पीछे धकेलिए। तो इतने बड़ा मिलिट्री जो संगठन है वो जब आपको समर्थन दे रहा है तो फिर अंतोगत्वा तो आप फिर अ, सफल ऑपरेशन कर ही लेंगे। तो 2001 के बाद से तो सिचुएशन लगभग लगभग काफी बदल गई। एक और बात सुनने में आती है, जब 2013 में ये माना गया कि मुल्ला उमर नहीं रहे उस समय, और उसके बाद में इनके बीच में तालिबान में कई कुछ गुट थे, वो अलग भी हुए उस समय, और उनके अंदर भी खींचतान चलती रही। तो ये भी सुनने में आता है कि आप तालिबान को एक मत में, ज्यादातर उनके नेता भी एक मत कई मामलों पर नहीं हो पाते, ये उनके अलग अलग रहते हैं वो कई विषयों पर, उनके मसले अलग दिखाई पड़ते हैं सबके, कई कुछ गुटों में। इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, तो आ, जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि जी। जो जी। तालिबान में जो मतभेद हैं, जी। आ, इसमें देखें तालिबान में भी संगठनात्मक रूप से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चेंज हुए हैं। जैसे एक तो जब वो सत्ता में नहीं थे तब और अब में फर्क आया है। जब ये सत्ता में नहीं थे तब ये एक उग्रवादी संगठन थे, जो जी। सत्ता के लिए संघर्षरत थे। तो उस समय आपस में एकता जो थी वो काफी थी, जी। मतभेद थे, पर आपस में इतनी ज्यादा मतलब तनाव नहीं था। और उस समय की जो अपनी इनकी लीडरशिप काउंसिल थी, जिसको रहबरी शूरा कहा गया, बाद में उसका नाम क्वेटा शूरा भी रखा गया क्योंकि वो बलूचिस्तान के क्वेटा शहर में बेस थी। तो ज्यादातर फैसले वहां पे ले लिए जाते थे, मतलब आम सहमति से। पर अब हुआ क्या कि जब तालिबान सत्ता में आ गया तो अब सत्ता के लिए तो संघर्ष होता ही है आपस में। पहले वहां अफगान सरकार से होता था, अब आपस में भी हो रहा है। तो इस समय तालिबान में जो है खास तौर पे दो प्रमुख गुट हैं। पहले जी। और भी थे, जी। पर इस समय मुख्य रूप से दो बड़े गुट हैं जो आपस में संघर्षरत हैं। एक है मुल्ला याकूब जो इस समय तालिबान के रक्षा मंत्री हैं। जी। जी। मुल्ला और उमर के बेटे। हाँ जी, और हम्म। इनके मिलिट्री कमीशन जो है उसके अच्छा। चेयरमैन भी हैं। अच्छा। और ये दूसरे जो हैं वो इस समय के गृह मंत्री जो हैं, दूसरा गुट जो है वो है इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी, जो हक्कानी नेटवर्क के मुखिया भी हैं। हम्म। ये दोनों जो
ग्रुप्स हैं, आपस में संघर्षरत हैं। अब इनके अलग अलग प्रभाव के इलाके भी हैं। मुल्ला याकूब का प्रभाव का इलाका दक्षिणी अफगानिस्तान है। काबुल, कंधार। कंधार, हेलमंड, लश्करगाह का एरिया, अच्छा। नागार, ये सब। अब और जो हक्कानी नेटवर्क हैं इनका जो है काबुल में और ईस्ट अफगानिस्तान में, खोस्त में, और यहाँ पे प्रभाव है। अब देखिए, ये इन लोगों में मतभेद के कारण क्या है? वैसे तो कई हैं, प्रमुख ये हैं हम्म। कि एक तो सत्ता में जो है वो किसका ज्यादा प्रभाव हो, ये एक विषय है संघर्ष का। तो जो काबुल में है, वो हक्कानी जो है वो राजधानी में काफी ताकतवर हैं, तो वो ये सोचते हैं कि भाई और ज्यादातर समय हमने संघर्ष किया, खास तौर पे सुसाइड बॉम्बिंग सबसे ज्यादा हमने की है तालिबान के संघर्ष में। तो सत्ता जो है एक तरह से हम उसके मतलब लाइन शेयर हमें मिलना चाहिए। और ये जो मुल्ला याकूब हैं जो कांधारी कैंप को हेड करते हैं, उन लोगों का ये मानना है कि भाई असल तालिबान तो हम ही हैं, उत्पत्ति हमारे यहाँ से हुई थी तालिबान की, तो सत्ता जो है वो हमारे इर्द गिर्द होनी चाहिए। ये कारण है। दूसरा है जैसे आ, मतलब कि तालिबान जो है, दूसरा जो मतभेद का विषय है वो ये है कि जो आ, विदेशी आतंकी संगठन है, अल जी। कायदा, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, इस तरह के संगठनों को अफगानिस्तान में रहने देना चाहिए कि नहीं, इस पर भी ये दोनों ग्रुप जो हैं आपस में अलग अलग राय रखते हैं। हक्कानी का कहना है कि भाई ये जो संगठन है ये उम्मा की सेवा ही कर रहे हैं, तो इनको तो और रखना जिहाद चाहिए। कर रहे हैं तो इनको हाँ समर्थन देना या शरण देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अच्छा। अब लेकिन मुल्ला उमर है, उनका विचार ये है कि भाई या हम पहले नहीं। अफगानिस्तान को, मतलब हम अब पहले हाँ। अफगानिस्तान पे ध्यान दें और इन लोगों को ज्यादातर शरण ना दें। इससे क्या होगा कि हम लोग सीधा सीधा जो है वो वैश्विक समुदाय से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से टकराव की स्थिति में आते हैं। अच्छा, ये और जो कहना तीसरा इन मुल्ला लोगों, याकूब का है। जी, कहना जी। मतलब मानना। हाँ, मानना उनका। उनके गुट का जी, मानना। और जी, और जो तीसरा मतभेद का विषय है वो ये है कि भाई पाकिस्तान के साथ रिश्ते कैसे हों। तो जो हक्कानी नेटवर्क है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बड़े ही आत्मीय हों, और जो हम पाकिस्तान की ज्यादातर बातों को या अच्छा। लगभग सब बातों को माने। और दूसरा जो समूह है वो ये कहता है कि भाई हमारे बाकी पड़ोसियों की तरह ही पाकिस्तान है, हमें उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना, हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलानी है। तो ये कुछ कारण हैं जो आपस में टकराव बना रहता है इन लोगों में। तो देखें आगे क्या होता है, हो सकता है कि आने वाले समय में तालिबान आपस में ही संघर्षरत हो जाए। जी। एक और बात है मनी जी, कि अफगानिस्तान एक बड़ा देश है, और वहाँ पे ये कई देशों के साथ अपनी सीमाओं को शेयर करता है, जिसमें सबसे बड़ी सीमा पाकिस्तान से जुड़ी हुई है उसकी। तो अभी आप देखेंगे, जब तालिबान शासन सत्ता में आया 2021 में, उसके बाद में धीरे धीरे, अभी कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले की ही खबर है कि पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर के बीच में कुछ तनाव देखने को मिला डूरन लाइन पर। वहां पे कई जगह, जैसे कुछ चमन बॉर्डर कहेंगे उसको, तो वहां पे एक दो बार ऐसे भी हमले हुए वहां पे, जिसमें कई लोगों की जान भी गई। ऐसे कई एक दो वाकये हुए हैं कई बार। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या ये भविष्य में ये स्टूडेंट लाइन को लेकर तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ेगा? और एक और चीज देखते हैं कि वहां पे अभी पाकिस्तान के गृह मंत्री ने एक बयान भी दिया था कुछ समय बाद में, उन्होंने अपने बयान से पलट गए वो, कि हम अफगानिस्तान में जाएंगे और वहां पे टीडीपी के खिलाफ अपने एयर स्ट्राइक करेंगे और वहां पे सैनिक कार्रवाई करेंगे। इससे तालिबान ने उनको काफी सुनाया भी। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या भविष्य में इन दोनों के बीच में तनाव बढ़ने की बढ़ सकता है क्या? जी, ये जो सिचुएशन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस समय, जी। वो हाँ बहुत अच्छी तो नहीं कही जाएगी, पर हाँ अभी भी दोनों पक्ष जो हैं वो सीधा सीधा टकराव जो है बड़े पैमाने पे चाहते नहीं हैं।
अच्छा, अगर हम डूरंट लाइन की बात करें तो केवल ये तालिबान ही नहीं है जो डूरंट लाइन का विरोध करता हो। जितनी भी आज तक अच्छा। अफगान सरकारें रही हैं, जी। उन सब ने ड्यूरेंट लाइन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया ही है। एक तो वो सबसे पहली बात वो ये कहते हैं कि भाई जो हमारे अब्दुल रहीम खान जो थे, उनके साथ जब ये साइन किया गया था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, तो जी। उसमें एक तो उनको सही सही नक्शे नहीं मुहैया कराए गए थे, और जो ट्रांसलेशन है वो नहीं दिया गया था। तो इसी तरह उनसे आ, हस्ताक्षर करा लिए गए थे, अच्छा। तो ये मान्य नहीं है। और दूसरा पक्ष ये भी उनका ये कहना है कि अगर मान लीजिए अगर ये ट्रीटी साइन हुई भी थी, तो ये अफगानिस्तान के शाह जो है अब्दुल रहीम खान के बीच में और ब्रिटिश इंडिया के हेनरी डूरेंट के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनके बीच में साइन हुई थी 1893 में। जी। और उसमें लिखा है कि ये 100 साल के लिए ये मान्य है। तो वैसे भी ये जो ट्रीटी है वो खत्म हो चुकी है, टाइम बार्ड हो गई है। तो भी अब ये मान्य नहीं है, इसीलिए अफगानिस्तान को उसके जो एरियाज जो इस ट्रीटी में चले गए थे वो वापस मिलने चाहिए। अब पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं जी, जो डूरंट लाइन है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जी। जो सबको मान्य होना चाहिए। अब देखिए ये, हाँ, अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है वो थोड़ा सा एक तरह का बड़ा कॉन्फ्रंट्रेशन हुआ तालिबान फोर्सेस में और पाकिस्तान में। लेकिन उससे पहले भी जैसे जब फेंसिंग कर रहा था पाकिस्तान डूरंट लाइन की, तो भी तालिबान ने कई जगह हमले किए और फेंसिंग को तोड़ा अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। पर देखिए टकराहट तो बढ़ सकती है आगे चल के, पर मुझे ये अभी भी नहीं लगता कि ये युद्ध का मतलब कुछ रूप युद्ध लेंगे। स्तर की रूप अच्छा। लेगी। क्योंकि अभी भी जो अफगानिस्तान के जो बड़ी दो लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग हैं, जिनसे ज़्यादातर बिजनेस होता है, तुर्खाम बॉर्डर और चमन बॉर्डर, ये दोनों पाकिस्तान के कंट्रोल में, मतलब पाकिस्तान के ही साथ हैं। तो मतलब और ज़्यादातर ट्रेड भी जो है इस समय वो पाकिस्तान से ही होता है। तो अफगानिस्तान जो तालिबान है वो भी पूर्ण रूप से ये नहीं चाहेगा कि भाई हम जो है एक कन्फ्रंटेशन में जाएं सीधा सीधा। हाँ, लेकिन ये है कि वो डूरंट लाइन को एक लेजिटिमेट बॉर्डर के रूप में भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए थोड़ी बहुत टकराव की स्थिति बनी रहेगी। अब इससे होगा क्या कि पाकिस्तान को सिचुएशन को स्टेबलाइज रखने के लिए, नॉर्मलाइज रखने के लिए वहां पे अपनी सेना की तैनाती बढ़ानी पड़ेगी। अब वहां अपनी सेना की अगर तैनाती बढ़ानी पड़ेगी तो अपनी फोर्सेस को कहीं और से निकालना पड़ेगा। वो भी इस समय पाकिस्तान के लिए कोई आसान स्थिति नहीं है, क्योंकि एक साथ कई सारे मोर्चे खुले हुए हैं। तो ये एक थोड़ी दबाव की स्थिति बन रही है पाकिस्तान पे। और हाँ, जैसे आपने बोला कि वो टीटीपी के बारे में पाकिस्तान ने ये बयान दिया कि भाई हम टीटीपी पे अगर उनके बेसिस अफगानिस्तान में है तो वहां भी हाँ। हमला करेंगे। वो देखिए कर भी सकते हैं और किया भी है। अच्छा। जैसे तो पहले भी किया था और अभी भी किया है, हाल फिलहाल में एयर स्ट्राइक्स किए गए थे। तो वो कर सकते हैं। जी, जैसे बात अभी टीटीपी की हो रही थी, जी। तो टीटीपी पे जैसे आप कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा भी है कि अगर वो टीटीपी के ठिकानों के ऊपर भले ही वो अफगानिस्तान में हो वहाँ पे हमला करेंगे। देखिए ये कोई नई बात नहीं है, ये पाकिस्तान ने पहले भी किया था। और अभी हाल फिलहाल में भी एयर स्ट्राइक्स किए हैं। तो ये वो कर सकते हैं। और वो इसलिए भी आगे करेंगे क्योंकि अफगान तालिबान को ये जताने के लिए कि देखें, अगर आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते तो हमें मजबूरन आपके एरियाज में, आपकी टेरिटरी पे आके खुद से ये सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये ज्यादा इसका सैन्य मायना ना होके ये एक सांकेतिक हमले हैं। अच्छा। मतलब एक कड़ा रुख दिखाने के लिए हैं। तो ये संभवतः हो सकते हैं। और देखिए एयर स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई एयरफोर्स तो है नहीं जो उन्हें चैलेंज करेगी। पर अगर इस तरह के हमलों में ज़्यादा नुकसान होता है जानी माली, तो इसका रिएक्शन जो है वो तालिबान की तरफ से या टीटीपी की तरफ से
बॉर्डर एरियाज में जरूर दिख सकता है। उस स्थिति में पाकिस्तान के लिए वो भी एक मतलब फ्रंट हो जाएगा, जिसमें उनको मतलब काफी अपनी सैन्य क्षमता को लगाना पड़ेगा। तो आगे स्थिति जो है अ, अफगान फ्रंट से कोई खास अच्छी लगती नहीं है। और टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के लिए एक नासूर बन अभी भी चुका है, है और मतलब। आगे तो और बनेगा। जी बिल्कुल। टीटीपी जिस प्रकार से पाकिस्तान में कार्रवाई कर रहा है, और जिसको पाकिस्तान, अभी मैं कुछ समय पहले ही एक कमर चीमा जो है पाकिस्तान के, अब रिटायर्ड आर्मी मैन रह चुके हैं वो, तो उनका यूट्यूब पे एक बार मैं वीडियो भी देख रहा था, तो उसमें ये लोग डिस्कस कर रहे थे, और उसमें कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी थे। तो उनका एक कहना ये था कि पाकिस्तान के लिए भारत पहले चुनौती हुआ करता था, और इन्होंने 70 वर्ष तक यही बताया दुनिया के सामने और अपने लोगों को कि भारत बहुत बड़ी चुनौती है। तो वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम, हमारे लिए भारत चुनौती नहीं है, और हमारे लिए कट्टरपंथ या एक्सट्रीमिस्ट हैं जो, ये पहले चुनौती थे। जिस टीटीपी और इनकी ओर तो हमने ध्यान दिया ही नहीं। ये मतलब पाकिस्तान के जो ऑन गवर्नमेंट में जो रह चुके लोग हैं वो स्वीकार कर रहे हैं, और मीडिया ये बता रहा है कि हमें लोगों को बताना क्या है, यही हमारे पास नहीं है, और इस प्रकार की चीजें बता रहे देखिए, ये पाकिस्तान में उनको ये बात समझ तो आ रही है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि वो लोग भारत के प्रति बड़ी सद्भावना उन लोगों में आ गई है, आ, कि भाई पाकिस्तान, हमें भारत से कोई खतरा नहीं है। भारत से उनकी जो शत्रुता है वो बनी रहेगी। हैं। अच्छा। पर इस समय वो उतनी ज्यादा शत्रुता का भाव वो लोग नहीं दिखा रहे, क्योंकि इस समय वो लोग खुद बहुत दबाव में हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग सज्जन हो गए हैं। उसका मतलब बस केवल केवल ये है कि भाई इस समय वो इस तरह की भारत विरोधी कार्रवाइयों को अंजाम देने की स्थिति में नहीं है, बस। अच्छा, उसे हाँ, नजरअंदाज कर रहे दूसरा, हैं। उसको कर रहे हैं नजरअंदाज, मतलब उस पर प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि अगर भारत के साथ अंदरूनी किसी में मसलों से फ्रंट ही हो वो जुड़े हुए जाएगा, हैं। हाँ, तो फिर वो तो मतलब एक नाइटमेयर बन जाएगा। अब इसमें जो टीटीपी के खतरे के बारे में है, ये बात पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, वहाँ की सिविल सोसाइटी को समझ में आ रही है, राजनीतिक पार्टियों को समझ में आ रही है, सेना को समझ में आ रही है कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये हमारे लिए कोई एक केवल एक आतंकी संगठन नहीं है जो हमले कर रहा है। उतना ही खतरा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के वजूद के लिए मतलब वो एक खतरा है, क्योंकि जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भाई हमें ये सरकार को हटा के इसको अफगानिस्तान की तर्ज पे एक इस्लामिक अमीरात बनाना है। तो ये विचारधारा जो है, ये किसी भी स्टेट के लिए सबसे खतरनाक होती है, कि जो स्टेट को रिप्लेस करके दूसरी स्टेट लाना चाहते हो। तो और ये बात और ये ऐसा भी नहीं है कि ये केवल एक संगठन की विचारधारा है, ये एक काफी, मैं ये तो नहीं कहूंगा मेजोरिटी लोगों की विचारधारा है, पर ये एक काफी बड़े जन समूह जो इनके पीछे जो सपोर्ट बेस है, उसमें भी ये विचारधारा है। क्योंकि जहां से इन लोगों की मुख्य उत्पत्ति हुई है टीटीपी की, वो था फाटा एरियाज। फाटा एरिया शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है, इनको अलग इनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट ये फॉलो करते थे, अपने ट्राइबल रूल्स फॉलो करते थे, और वहां पे पाकिस्तानी पुलिस या आर्मी ये कभी जाती नहीं थी। उनके साथ एग्रीमेंट था, वहां पे पॉलिटिकल एजेंट्स के थ्रू बस वहां पे काम किया जाता था। तो वहां की इंटरनल सिविल मैटर, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, ये सारे कबीलाई लोग ही मेंटेन करते थे। तो उस वजह से क्या हुआ है कि ये विचारधारा जो है वो इतनी आ, उसने वहां जड़ जमा लिए हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि आप केवल कुछ सैन्य कार्रवाई करें, ऑपरेशन चलाएं और इनको खत्म कर दें, और मतलब जो है इस खतरे से निजात पालें। क्योंकि देखिए, कई पहले भी सैन्य कार्रवाइयां हुई हैं, तो उससे टीटीपी खत्म नहीं हुआ, टीटीपी केवल एक हाइबरनेशन में चला गया, फिर दोबारा से अपने आप को मजबूत करके फिर बाउंस बैक हो गया, जो जो अफगान तालिबान ने किया। जब 2001 में हटाए गए, उसके बाद 2004 से दोबारा से अपनी इंसर्जेंसी जो थी पूरी ताकत के साथ लॉन्च की।
तो ये एक फिनोमिना है, टीटीपी जाएगा नहीं, क्योंकि टीटीपी को उत्पत्ति के लिए खाद पानी जो है वो वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने उसको इतने लंबे समय तक मुहैया कराई है कि अब वो वहां पे रहेंगे। ये भी एक अंतिम सत्य है कि जब ये टीटी अफगान तालिबान आया अफगानिस्तान की सत्ता में, उसके बाद में ये टीटीपी जैसे ज्यादा जैसे महफूज हो गया अफगानिस्तान में। इस चीज को क्या अपन देख सकते हैं क्या? हमारे जी दर्शकों बिल्कुल। को आप जानकारी। हाँ बिल्कुल। ये जो अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने से टीटीपी जो है वो बिल्कुल मजबूत हुआ है, क्योंकि अब उसको एक स्टेट का समर्थन है, केवल एक संगठन का नहीं, एक हाँ, वो स्टेट का खुला विरोध समर्थन नहीं करते इसका, और कभी सार्वजनिक मंच पर है। ये खुला कहते भी नहीं, समर्थन नहीं, भी वो नहीं करते, विरोध भी खुला नहीं करते। विरोध नहीं, नहीं, खुला विरोध वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब अफगान तालिबान वहां की अफगान सरकार से और अमेरिका से लड़ रहा था, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनकी मदद की, उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई हम्म। माना और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े। और जब 2001 में अफगान तालिबान को सत्ता से हटाया गया, तो उनको शरण भी इन्हीं तहरीक तालिबान के इलाकों में, जो पाकिस्तान के ट्राइबल पाटा एरियाज एजेंसीज में थी, जी। फाटा एरिया और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ एरिया, वहां पे मिली थी शरण। तो हम्म। आज जब वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अफगान तालिबान उनको ये नहीं कह सकता कि आप जाइए यहाँ से। तो वो ये यही कहेंगे कि जी, जब आप लड़ रहे थे तब तो हमने आपका साथ दिया, जब आपको शरण की जरूरत थी तब हमने आपको शरण दी, जब आपको दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस आपको टारगेट कर रहा था तब हमने आपको बचाया, तो आज आप हमें कैसे वो कर सकते हैं। तो ये एक अफगान तालिबान की भी अपनी मजबूरी है। जी, धन्यवाद मनीष जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे चैनल के लिए। और आगे भी हम आपसे ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे इस विषय पर, और कई जैसे विषय हैं, और पाकिस्तान और कहीं इस अफगानिस्तान में तो हमें कंटेंट मिलते ही रहते हैं, तो इस पर डिस्कस बड़ा लंबा और चलेगा। तो उनमें से और विषय जो जैसे कुछ नई बातें आती हैं तो हम दर्शकों के सामने उसको रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ शब्द कहना चाहेंगे धन्यवाद। तो? जी, धन्यवाद, आपने बुलाया और इतनी जी। हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्रयास है जो ये आपने सीरीज शुरू की है एनालिटिकल पोस्ट पे। जरूर इस प्रयास को आप आगे भी जारी रखें, और जब भी आप बुलाएंगे हम जरूर समय निकाल के आएंगे। बिल्कुल। खैर, अभी तो मैं यहाँ पे अपने असाइनमेंट के लिए जा रहा जी, हूँ मिडल ईस्ट दोबारा से। तो खैर, जैसे ही समय मिलेगा जरूर आएंगे फिर। हमारी शुभकामनाएं आपको मिडिल ईस्ट की यात्रा पर। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की चर्चा हम अफगान तालिबान के विषय में आपने बड़ी गहराई से इसको जाना मनीष राय जी के साथ। तो आगे हम ऐसी और अनेक प्रकार की जो विषय हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पर उठाते रहेंगे, और उनको उनकी बहुत गहराई से हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल का सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।